ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थेरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। थेरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। और इस थेरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में सबसे पहली थेरी जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ द लैमार्किज्म। ओके, लैमार्किज्म इज़ द नेम ऑफ अ थेरी. दिस थेरी इज ऑल्सो नोन एज अ थेरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. थेरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. ओके, तो ये जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये एक प्रकार की लॉजिकल थ्योरी थी इवोल्यूशन की, जो प्रपोज की थी एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट ने. ही वाज अ however the proposed the theory was a French naturalist. Okay, he was a French naturalist and the name of the French naturalist was the Jean Baptiste de Lamarck. Okay, so de Lamarck has actually worked up to the 1744 to 1829. Okay, what was the working year? 1744 to 1829. And in this working year he has given one book known as philosophy of zoology. Okay, philosophy of zoology. Okay, where he has written all the matter. मतलब ये जो बुक लिखी थी philosophy of zoology, इसमें सभी वो मैटर दिया गया है जो जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने स्टडी किया था. ओके, तो देयर वर 5 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट which has given the concept to this particular theory. Okay, so the first point he has suggests that there are certain internal vital forces. There are certain internal vital forces. Okay, what we mean of this is that there is a presence of some internal vital forces in all organisms. Such kind of forces are found in all organism. Okay, known as internal vital forces, which are found in all organism. Okay, and they have tendency to increase in size of their organs or entire body. Okay, ये सभी ऑर्गेनिज्म में एक वाइटल फोर्सेस पाए गए थे जिनके कारण उनके बॉडी की जो साइज थी वो इंक्रीज हो जा रही थी, उनके जो ऑर्गन्स थे वो बढ़ रहे थे. ओके, मतलब ऐसी टेंडेंसी जिसके मदद से ऑर्गन्स increase in size. Okay, so the first point he has given that there are the internal vital forces present in all organism of this earth, with the help of which these forces help them, those organism, to develop their organs and increase the size of the organs. Okay, and this tendency was common to all organism. Okay, then the second very important aspect he has actually talked about was effect of environment and new needs. Effect of environment and new needs. What we mean of this? That environment actually influence all the type of organism. It influence all the type of organism. We will talk in a detail of this, what he has actually focused on. That environment influence all type of organism. Environment influence all type of organism. Okay, it influence all the type of organism. Okay, and we know that environment is not constant. environment में changes होते रहते, environment constant नहीं रहता है ना. तो जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो नए नीड्स की ज़रूरत पड़ी. ओके, इट गिव राइज न्यू नीड. ओके, न्यू नीड. ओके, फॉर एग्जांपल पहले बहुत धूप रहा करती थी, बाद में बहुत कोल्ड रीजन में एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने लगा, तो उसके जो बॉडी के ऊपर जो फर का जो साइज़ था वो इंक्रीज़ हो गया. ओके, जिसके कारण वो ठंडी से अपनी खुद की रक्षा कर सके. ओके, तो चेंजिंग इन एनवायरनमेंट गिव राइज द न्यू नीड्स. ओके, और ये जो न्यू नीड्स थी, ठीक है, ये जो न्यू नीड्स थी उसके कारण क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइप का डिज़ायर आ गया ऑर्गेनिज्म में कि नए स्ट्रक्चर बनाने चाहिए. ओके, क्योंकि
चेंज हो रहा था, इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा था जिसके कारण नई नीड आई, या फिर और देयर वाज अ डिजायर टू प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर, देयर वाज अ डिजायर टू प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर। ओके, नया स्ट्रक्चर बनाना था। ठीक है, इसी कंसेप्ट को ये भी बोला गया था डॉक्ट्रिन ऑफ डिज़ायर। नए स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत आन पड़ी। ओके, या फिर एक प्रकार का डिज़ायर रहा उन ऑर्गेनिजम्स में, उन स्ट्रक्चर को बनाना चाहिए। ओके, इवन जब ऐसा हुआ कि जब नया डिज़ायर आया, नए स्ट्रक्चर डेवलप हुए, तो उसके कारण ऑर्गेनिज्म के जो हैबिट्स थे वो भी क्या हो गए, चेंज। द हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल आल्सो गेट चेंज। ओके, तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ा और नई ज़रूरत आन पड़ी, और जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो नई ज़रूरतें और नया डिज़ायर प्रोड्यूस हुआ ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो नया स्ट्रक्चर बना सके। और ये नया स्ट्रक्चर जो था आखिर में उस ऑर्गेनिज्म की हैबिट को चेंज कर दिया गया। उन नए स्ट्रक्चर के कारण हैबिट जो थी ऑर्गेनिज्म की वो क्या हो गई, चेंज हो गई। ये था दूसरा पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया। देयर वाज वन मोर पॉइंट डिस्कस बाय हिम, देयर वाज वन मोर पॉइंट डिस्कस बाय हिम, use and disuse of organism. There was one more point, use and disuse of organism, use and disuse of organism. Okay, अब अगर कोई ऑर्गन कॉन्स्टेंटली जनरेशन टू जनरेशन यूज होते जा रहा है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, अगर कोई ऑर्गन कंप्लीटली बहुत कंसिस्टेंटली अगर यूज़ किया जा रहा है जनरेशन टू जनरेशन, ओके, तो ऐसा ऑर्गन ज़्यादा डेवलप होता है। इट वुड बी डेवलप मतलब ऐसा ऑर्गन ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है, अच्छे से डेवलप हो जाता है। ठीक है, बट अगर हमने किसी ऑर्गन का यूज़, दिस वाज वन पॉइंट, अगर कोई ऑर्गन यूज़ कर रहे कॉन्स्टेंटली जनरेशन टू जनरेशन, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से होगा। इफ एनी ऑर्गन नॉट यूज, अगर किसी ऑर्गन को हम डिसयूज करते या फिर यूज़ नहीं करते हैं, then it results in डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन। तो फिर ऐसे ऑर्गन डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसीलिए हमारे भी बॉडी में आप देख सकते हो अच्छी तरीके से किडनी का डेवलपमेंट, हार्ट का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, लिम्स का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, बट क्योंकि हम अपेंडिक्स को यूज़ नहीं करते इसलिए उसका डीजनरेशन हो गया। तो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म में ये कहा गया था। ठीक है, अब जो यूज़ नहीं किए के बाद में उनको क्या कहा गया, वेस्टिजियल ऑर्गन, दे वर टर्म एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, दिस वाज वन पोस्टुलेट ही हैज़ गिवन। ओके, सो ये था एक बेसिक कंसेप्ट। अब इसके बाद एक और चीज़ जो बोली थी जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। व्हाट ही वाज एक्चुअली लुकिंग टू टेल अस फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो लैमार्क ने बोला था उसके बारे में भी एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि व्हाट वाज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या बोलना चाहता था वो यहाँ पे, कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म,
जब उसका लाइफ चल रहा था, ऑर्गेनिज्म का जब लाइफ चल रहा था, उसके दौरान क्या होते हैं, नए कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, क्योंकि क्या था, इंटरनल वाइटल फोर्स था, है ना। ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गन्स, ओके, oh sorry, not new organ, we can say new characters develop, ओके। क्यों डेवलप होंगे नए कैरेक्टर? ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स। अब इंटरनल वाइटल फोर्स क्या कहता है कि ऑर्गेनिज्म में खुद में ही कुछ पर्टिकुलर टाइप के फोर्सेस अवेलेबल होते हैं, जिसके मदद से वो अपनी बॉडी की साइज़ को बढ़ा सकते हैं, ऑर्गन के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो जब लाइफ चल रही थी ऑर्गेनिज्म की, उसके दौरान कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुए। किसके कारण डेवलप हुए? ड्यू टू द इंटरनल वाइटल फोर्स, ओके। इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया था, इंटरनल वाइटल फोर्स के ऊपर, ओके। इवन इस टाइम के दौरान एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट उतना ही ज़्यादा था, इसको भी ऑर्गेनिज्म झेलते रहे इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट को, और इसके साथ ऑर्गेनिज्म को कुछ नई नीड भी आन पड़ी। इसके दौरान यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन हुआ, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म हुआ। मतलब जो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं उनकी साइज़ धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती गई, और जो डिसयूज़ होते गए उनकी साइज़ धीरे धीरे छोटी होती गई। तो ये सब चीज़ें हुई थी जब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर हुआ। तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक अपनाए गए नई नीड के हिसाब से, इंटरनल वाइटल फोर्स था, इसीलिए जितने भी कैरेक्टरिस्टिक को अपनाया गया, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक थे उन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए यही कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन टू जनरेशन कॉन्स्टेंटली चलते रहे, ओके। और इसका कंटिन्यूली इनहेरिटेंस हुआ। जिन कैरेक्टरिस्टिक की ज़रूरत थी ऑर्गेनिज्म को, वो कैरेक्टरिस्टिक कंटिन्यूली उस जनरेशन में प्रेजेंट रहे, ओके। और ये जो नए वेरिएशन आए थे, मतलब नए नीड के हिसाब से जो वेरिएशन आए, और इसके बाद जो आपका इंटरनल वाइटल फोर्स था, इसके कारण जो वेरिएशन आए हैं, इसके कारण जो वेरिएशन आया, उसके कारण क्या हुआ, एक नए स्पीशीज का जन्म हो गया। देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, ओके। ये चीज़ हुई थी इंटरनल ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल को लेके कि ये कैसे हुआ, ठीक है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वाज हैपन बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल इन द कंसिडरेशन। और उसके बाद इसके ऊपर जो ड्रॉबैक्स आए थे, या फिर जो क्वेश्चंस जो आए थे, या फिर डिमेरिट्स कह सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चल रहे हैं लॉन्ग नेक एंड 4 limbs ऑफ जिराफ, ठीक है। जिराफ के 4 limbs और लॉन्ग नेक कैसे क्या ओरिजिनेट हुए, ओके। अब जो जिराफ जो था, वो अपनी उपजीविका जो था खाने के लिए, वो लॉन्ग ट्रीज़ का यूज़ करता था। तो जो इट वॉज एक्चुअली फोराज ऑन लीव्स ऑन टॉल ट्रीज, मतलब जो भी वो लीव्स खाता था वो टॉल ट्रीज़ के थे, ठीक है। तो फिर इतने टॉल ट्रीज़ के लीव्स खाने के लिए उसके नेक का इलोंगेशन हुआ।
जिराफ का जो नेक होता है वो क्या हो गया, इलोंगेट होते गया, डे बाय डे इट वाज गेट इलोंगेटेड, ओके। और ये एंड दिस लॉन्ग नेक कैरेक्टर पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ओके ओके। या फिर दिस लॉन्ग नेक कैरेक्टर पास ऑन टू द सक्सीडिंग जनरेशन, वी कैन से सक्सीडिंग जनरेशन तक इसको भेजा गया, क्योंकि ये काम की चीज़ थी, या फिर दिस वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन द लाइफ ऑफ द जिराफ दैट देयर नेक गेट इलोंगेट एंड द फोर लिम्स गेट टॉल विच कॉज द फोरेज ऑन लीव्स टू बी गेट ईजियर। मतलब ऊंचे पेड़ के लीव्स को खाना आसान हो गया, क्योंकि उनके फोर लिम्स और नेक क्या हो गए, इलोंगेट हो गए, ओके। अब इसके कारण जिराफ को बट ऐसा भी हुआ कि मतलब लॉन्ग नेक के लिए, ओके, इस लॉन्ग नेक को एक्वायर करने में, टू एक्वायर लॉन्ग नेक, जिराफ ने एक झटके में नहीं किया, तो उसके लिए ओवर द ईयर्स डेवलपमेंट हुआ। जैसे जैसे ईयर पास होते गए वैसे वैसे डेवलपमेंट हुआ, और ये टाइम लगा ये लॉन्ग नेक को एक्वायर्ड करने के लिए। देयर वाज सम ईयर्स रिक्वायर्ड, ओके। और ये स्लो हुआ, ओके। अब आपने ये भी देखा होगा, जैसे कि अगर ये तो मैंने जिराफ के केस में बताया कि पहले उसकी नेक इतनी रही होंगी, देन उसकी नेक इतनी रही होंगी, और उसके बाद उसकी नेक इतनी रही होंगी ताकि टॉल ट्रीज़ को खा सकें, टॉल ट्रीज़ के लीव्स को खा सके, और वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था, और इस सक्सीडिंग जनरेशन तक कंटिन्यू हुआ और एक नई वैरायटी का जन्म हुआ, ठीक है। अब इसी के साथ और एक चीज़ हम जो देख सकते हैं दैट जो बत्तख के पैर होते हैं उनमें क्या होता है, वेव होता है, ताकि वो पानी में तैर सके, है ना। सो एक्वेटिक बर्ड स्ट्रेच देयर टोज एंड डेवलप अ वेव सो दैट दे कैन स्विम इन अ वाटर, और यू कैन से द स्नेक लॉस्ट देयर लेग्स, ओके, सो दैट दे कैन शो रिंगलिंग मोशन ऑन द ग्राउंड, ओके, सिंपल। तो ये चीज़ें हुई थी, तो दिस वॉज एक्चुअली द कंसेप्ट। तो इसका एक्चुअल में कहना क्या था, अभी ये समझना ज़रूरी, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने दे दिया कि व्हाट द लैमर्किज्म वाज ऑल अबाउट, क्या बोलना था उसका, ओके। सो वी विल राइट द लास्ट स्टेटमेंट व्हाट ही हैज़ एक्चुअली लुकिंग टू से। उसने बोला है कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जो भी इवोल्यूशन हुआ इस अर्थ पे लाइफ फॉर्म का, हैड ऑकर्ड या फिर ड्रिवन बाय, एक पर्टिकुलर चीज़ उसको मतलब ड्राइव कर रही थी, है ना, बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ओके। बट ये जो चीज़ थी उसने बोला था, इसके ऊपर ज़्यादा लोगों ने बाद में यकीन नहीं किया, और इसके ऊपर बहुत सारे बाद में क्वेश्चंस भी निर्माण हुए, क्रिटिसाइज़ किया गया। देयर वाज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द लैमार्किज्म। तो हम ये भी देख लेते कि किस प्रकार से क्रिटिसाइज़ किया गया था लैमार्किज्म को, और कौन से फैक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल थे क्रिटिसिज्म करने के लिए, ओके। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज Wiseman, okay, and he has given theory of continuity of germplasm, continuity of germplasm। अब ये एक प्रकार का क्रिटिसिज्म था,
जो विजमैन ने किया था, ओके, और क्या बोला था उन्होंने वो समझ लेते हैं। क्या किया इन्होंने, कट द टेल ऑफ रैट्स। उन्होंने क्या किया, रैट्स के टेल को काट दिया। और कितने टेल तक काटा, 22 जनरेशन तक उन्होंने टेल को काटते रहे, रैट के टेल को वो 22 जनरेशन तक काटते रहे। और काटने के बाद क्या करते थे, उनको ब्रीड करने के लिए रख देते थे, ओके, उनको ब्रीड करने के लिए रख देते थे। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कटे हुए टेल के, मान के चलो कि दैट देयर वाज वन रैट was not having any kind of a tail, male rat and the female rat not having any tail। तो जब इनको ब्रीड किया गया तो आने वाले जो सिबलिंग्स थे, मैं इनको S1, S2, S3, S4 और S5 का नाम देता हूँ, इनमें किसी को भी टेल मतलब कटी हुए, मतलब ये जो थे सबको क्या थी, सबको क्या थी, ऑल ऑफ देम वेर हैविंग अ टेल। तो इससे क्या साबित हुआ कि 22 जनरेशन तक भी रैट के टेल्स को कट करने के बाद जब उनको ब्रीड किया गया, कटे हुए फीमेल रैट को और कटे हुए मेल रैट को जब ब्रीड किया गया, तो आने वाला जो ऑफस्प्रिंग्स थे, F1 जनरेशन जो आई, उसमें सभी के सभी जो रैट्स जो थे, बेबीज रैट्स जो थे, इन सब में पूछ थी, इट वाज अ टेल। तो फिर ऐसा क्या देखा गया उन्होंने कि रेड्यूस टेल रैट नेवर बॉर्न। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि रेड्यूस टेल वाले रैट फिर से बॉर्न हुए, ओके। तो विजमैन ने ऐसी थियरी पुट फॉरवर्ड करके क्या बोला कि दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट, क्योंकि इन्होंने थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म दी थी। तो इन्होंने क्या बोला इसमें कि दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्म प्लाज्म, ओके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। Two types of protoplasm found in organism। ऑर्गेनिज्म में 2 प्रकार के प्रोटोप्लाज्म होते हैं। पहला जर्म प्लाज्म और दूसरा सोमैटोप्लाज्म। 2 प्रकार के प्रोटोप्लाज्म होते हैं, ऐसा बोला गया, ओके। तो इसमें उन्होंने ये बोला कि देर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ओके, देर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म एंड द वेरिएशन इन्फ्लुएंसिंग द जर्म सेल्स आर ओनली इनहेरिटेड, ओके। क्या बोला गया, देखिए स्टेटमेंट क्या बोला गया, मैं उस स्टेटमेंट को इस साइड में लिखता हूँ। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल ही हैज गिवन, there is a continuity of, मतलब जर्म प्लाज्म कंटिन्यू होता है पूरे लाइफ तक, जब तक जनरेशन टू जनरेशन तक उसमें जर्म प्लाज्म जाता है। एंड जो वेरिएशन होते हैं एंड द वेरिएशन, ओके, इन्फ्लुएंसिंग द जर्म सेल्स आर ओनली, देखो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म ओनली। जर्म प्लाज्म ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करेगा, सोमैटोप्लाज्म जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल नहीं करेगा। या एंड दूसरी बात, जो भी वेरिएशन आएंगे, अब जो भी वेरिएशन आएंगे
वो वेरिएशन सिर्फ जर्म प्लाज्म में ही आने चाहिए, या फिर जर्म सेल में ही आने चाहिए, या फिर उसी जर्म सेल से एक्सपोज्ड होने चाहिए, और वही वेरिएशन आर ओनली इनहेरिटेड। वही वेरिएशन क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। ओके, याद रखना, वही वेरिएशन इनहेरिट होते हैं। और दूसरा क्या बोला उन्होंने कि सोमैटोप्लाज्म इज नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। सोमैटोप्लाज्म नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। सोमैटोप्लाज्म कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में जाता नहीं, जो भी जाता है वो जर्म प्लाज्म जाता है, और अगर उस जर्म प्लाज्म में कोई पर्टिकुलर वेरिएशन आया होगा तो ही वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। अगर वो सोमैटोप्लाज्म में आया होगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा नहीं। आया समझ में? सिंपल। नाउ जैसे कि अभी अगर मैं आपको बताऊं कि एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर किसी के कान को छेद दिया गया है, जो बचपन में किसी के कान में ऐसे गड्ढा कर देते थे ताकि वहाँ पे बाली पहन सके, ओके, या फिर बोरिंग ऑफ ईयर पिन्ना और नोज। इंडियन वुमन में जनरली ईयर पिन्ना को या फिर नोज को बोर कर देते हैं, ठीक है। बट क्या जब उस वुमन को बच्चे पैदा होते हैं तो क्या उनमें भी वही उसी प्रकार से नोज़ को बोर होता है, पहले से ही नोज़ को छेदा रहता है? बिल्कुल नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये वाला जो कैरेक्टर है, नेवर इनहेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन में कभी भी ये कैरेक्टरिस्टिक जाएगा नहीं या फिर जाता नहीं, ठीक है, सिंपल। बट क्या, तो इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है कि दो प्रकार के प्लाज्म उन्होंने बताए, और इससे इन्होंने ये बताया कि जो लैमार्किज्म ने बोला था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ना, उसको थोड़ा बहुत इन्होंने रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश की। ओके, सिंपल। So this is what all the concept about the Lamarckism and some sort of the demerits of the Lamarckism or the criticism on the Lamarckism. Okay. Now one last point we need to discuss about is the new Lamarckism. New Lamarckism. न्यू लैमार्किज्म, ओके। अब इनके मदद इनका इसके मतलब ये इसका जो इम्पोर्टेंट नोट जो था न्यू लैमार्किज्म के बारे में वो ये था कि एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो उसमें कुछ पर्टिकुलर फिजिकल चेंजेस आते हैं और कुछ पर्टिकुलर केमिकल चेंजेस आते हैं, किसमें? सोमैटोप्लाज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट जो होता है, इट क्रिएट सम फिजिकल, कुछ पर्टिकुलर फिजिकल होते हैं एंड केमिकल चेंजेस होते हैं, ओके। इन अब देखो वो चेंजेस कहाँ पे आए हैं? सोमैटोप्लाज्म में आए। मतलब वो आगे के जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ओके। तो ये क्या बोला गया? चेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट सम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द सोमैटोप्लाज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मे अफेक्ट
their germplasm also, which may affect their germplasm also. तो आने वाले चेंजेस सोमेटोप्लाज्म में जो होते हैं वो जर्मप्लाज्म को भी अफेक्ट कर सकते हैं. ओके ऑल्सो. एंड अगर ऐसा होता है, अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है, तो फिर जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो तो इनहेरिट होंगे. अगर ऐसा है तो ये न्यू लैमार्किज्म में बोला गया था. ठीक है, इसके सपोर्ट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए, कुछ रॉन्ग हुए, कुछ सही हुए, बट ये कंसेप्ट क्या कहता है मैंने आपको इसके बारे में बता दिया. ओके, थैंक यू सो मच.